नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने कल से अनुपात समानुपात का चैप्टर शुरू किया है और आज की इस वीडियो में हम अनुपात को जहाँ कल ख़त्म किए थे उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपनी तैयारी को एक नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ आपके लिए कुछ नया भी है। जैसे जल्दी ही 1 महीने के अंदर आपका ग्रुप डी के एग्ज़ामिनेशन चालू होने वाला है, तो ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी 2018 के क्वेश्चन की जो सीरीज़ होगी इस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो जो लोग ग्रुप डी के लिए बहुत अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और अपने आप को ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सबको बताइए कि यहाँ पे PYQ चलने वाला है और आपको सेम टू सेम उसमें से कई सारे सवाल एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अनुपात समानुपात के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये सवाल कल बोला गया था, अब इसको और इजी तरीके से हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम PQR के बीच 4 संबंध 5 संबंध 6 का अनुपात है, तो P/Q संबंध Q/R R/P का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि PQR से हमने क्या कर दिया, भाग गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम और कैसे कर सकते थे। अब एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है, P/Q की डायरेक्ट वो वैल्यू रख देगा। जैसे P की वैल्यू क्या रख रहा है 4 और Q की वैल्यू क्या है 5, तो हम P/Q कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे P/Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, P/Q Q/R इस टू R/ कितना P, तो कितना P/Q की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे P/Q की वैल्यू है, एक बार देख लेते हैं हम, 456, तो ये कितना होगा 4/5 Q/R की, तो आप कहेंगे 5 कितनी 6 और R/P की, तो आप कहेंगे 6 कितना 4। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम और कटाने का प्रयास करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको कटा देंगे तो और हो जाएगा ये कितना 3 कितना 2। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है तो आप कहेंगे नहीं कटने वाला है। ठीक, अब ये अनुपात हमारा किस में आ गया, तो आप कहेंगे ये अनुपात हमारे किस में है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के अनुपात को सरल करने के लिए हमने क्या बताया था, तो फ्रैक्शन के अनुपात को सरल करने के लिए बिल्कुल हम क्या करते हैं, बोलिए, बिल्कुल हम हरों के लसाअ से गुणा कर देते। 4 6 और 2 एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 4 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 दूना का कितना 12, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो 6 पंजे कितना 30 देख रहे हैं, 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 30। इसका मतलब हम सबको किससे गुणा कर देंगे, 30 से इसको और 30 को इसको और 30 से क्या इसको, अब गुणा कर लिया हमने, तो ये कितनी बार में 6 बार में, और 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 6 चौका कितना 24, ये कितनी बार में कट जाएगा, तो कहेंगे 5 बार में, और 5 पे कितना 25। ठीक हुआ, ये कितनी बार में, तो आप कहेंगे ये कितनी बार में 15 बार में, और 15 में कितना होगा 45। इसका मतलब अब जो तीनों के बीच रेशियो आएगा 24 संबंध 25 संबंध कितने का 45 का। ठीक, तो एक तरीका कल हमने बताया, एक तरीका आज। कल वाले तरीके थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीक़ों को ट्राई करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवालों से आपको रूबरू कराने का मैं प्रयास करता हूं। अब आ गया अनुपात के प्रकार। ठीक है, पहले हम सीधे तरीके से समझते हैं कि अनुपात को क्या टाइप भी होते हैं, अनुपात के टाइप भी होते हैं। क्या हर टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी आगे लिया है, ये सारे हमारे सवाल हैं जो अनुपात के प्रकार से आपको क्या है डिपेंडेंट है। तो इस तरह पहले हम इसमें अपनी एक समझ बनाएंगे कि अनुपात कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला अनुपात है वर्गानुपात या दोहरानुपात। ठीक, वर्गानुपात अगर आप पढ़ते हैं तो वर्गानुपात का क्या मतलब, वर्गानुपात आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वर्ग कर देंगे। जैसे कोई अनुपात हमने लिखा A संबंधे B, हमने क्या लिखा A संबंधे B, इसका अनुपात क्या, वर्गानुपात क्या होगा A² इस टू B², A² इस टू क्या है B²। अब इसको हम दोहरा अनुपात भी कहते हैं।
इसको हम क्या कह सकते हैं, दोहरा अनुपात। आप लोग कहेंगे दोहरा अनुपात का मतलब दो गुना। दोहरा अनुपात का क्या मतलब, दो गुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोहरा अनुपात का मतलब दो गुना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप दोहरा अनुपात का मतलब दो गुना निकालते हैं, इसका मतलब अनुपात में आप दो से गुणा कर रहे हो, और जब अनुपात में आप दो से गुणा करो तो क्या गुणा और भाग का अनुपात पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। जैसे दोहरा अनुपात का मतलब अगर नाम से निकालें तो A/B का दोहरा अनुपात मतलब क्या लिखेंगे, 2A, और B का दुगुना क्या लिखेंगे, 2B। तो क्या अनुपात पर कोई प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये आपका दोहरा अनुपात क्या है, इसको हम दोहरा अनुपात क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। यही हमारा क्या है, दोहरा अनुपात है, और यही हमारा क्या है, वर्गानुपात। ठीक है, तो जब वर्गानुपात कह दे, दोहरा अनुपात कह दे, तो जो भी राशियाँ हमको दिए हैं हमको उसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए तो हम इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं। दोहरा अनुपात का मतलब आपने क्या समझा था? आप कहेंगे दोहरा अनुपात का मतलब या वर्गानुपात का मतलब जो भी राशियाँ हमें दी जाएंगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर दीजिए। हमने कह दिया 2:3, इसका वर्गानुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 3 का स्क्वायर कितना, 9। हम कहते हैं 1 संबंधे 2 संबंधे 5, दोहरा अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना, 4, और 5 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग कितना, 25। ये हो गया क्या, वर्गानुपात, या क्या कहते हैं इसको, दोहरा अनुपात। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन सा अनुपात होता है भाई? अब एक होता है, अगला हम बात करते हैं क्या, घनानुपात। एक होता है क्या, घनानुपात, या फिर क्या, तिहरा अनुपात, या फिर क्या, तिहरा अनुपात। ठीक, ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सीधे सीधे नाम से ही क्लियर है, हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। ठीक है, तो आप कहें A/B, तो कितना होगा, A³ संबंधे क्या, B³। हमने किया है 2 संबंधे 3, तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना, 27। 9 संबंधे 7, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब 729, और 7 का क्यूब 243। ठीक है, हमने कह दिया 1 संबंधे 2 संबंधे 4, तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात का मतलब क्या, घनानुपात ही निकालना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, और 4 का क्यूब कितना 64। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तिहरा अनुपात है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और, वर्गानुपात हो पूछेगा तो वर्ग कर देंगे, घनानुपात पूछेगा तो घन कर देंगे। ठीक है, अब एक होगा, एक क्या होगा, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, आप लोग समझ सकते हैं। या इसी को हम कहते हैं क्या, अर्धानुपात। ठीक, अर्धानुपात, अर्धा का मतलब आधा करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अर्धानुपात का मतलब हम उसे क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कह दिया A/B, तो इसका क्या होगा, √A/√, क्या है, B। हमने कह दिया 9 संबंधे 16, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 3, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। हमने कह दिया 25 संबंधे 36 संबंधे 81 का वर्गमूलानुपात। 25 का वर्गमूल तो आप कहेंगे कितना, 5, 36 का वर्गमूल कितना, 6, और 81 का वर्गमूल कितना, 9। तो ये हो गया क्या, वर्गमूलानुपात। ठीक है, बस चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना है, और कुछ नहीं इन सब चीज़ों में है, और आगे सवालों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला हमने क्या बताया, आगे हम कहते हैं घनमूलानुपात, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात का मतलब 3 से भाग लगा देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि तिहाई का मतलब 3 से अगर भाग लगा देंगे तो कोई अनुपात पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, जैसे A/B है, तो इसका तिहाई अनुपात क्या होगा, तो क्यूब रूट निकाल देंगे A का, और क्यूब रूट ही निकाल देंगे किसका, B का। ठीक है, हमने कह दिया 125 संबंधे 216। ठीक, 125 कितने का होगा,
तो कहाँ इसका वर्गमूल घनमूल कितना होगा 5 और 216 का कितना होगा 6। ठीक, ये हो गया क्या घनमूलानुपात। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो अनुपात है, जल्दी जल्दी हमें सभी को एक बार में देख लेना है, बाकी चीज़ें आसान हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब होता है क्या विलोमानुपात। विलोमानुपात या फिर इसको हम कहते हैं क्या व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, विलोमानुपात का मतलब क्या समझें, उल्टा। उल्टा हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए संबंधी बी है तो ए संबंधी बी का विलोमानुपात क्या होगा 1/a/1 कितना बी, 1/a × 1 कितना बी। ठीक है, तो हम ऐसे इसको भिन्न के रूप में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1/a 1/b को ऐसे हम भिन्न के रूप में नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा हमने किया तो b संबंधी कितना आ गया a, b संबंधी कितना आ गया a, मतलब a संबंधी b का जो व्युत्क्रमानुपात होगा वो b संबंधी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे b संबंधी a हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल करके क्या यहाँ से सवाल आते हैं। यहाँ से सवाल आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, और व्युत्क्रमानुपात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे कई आने वाले चैप्टरों में, जैसे चाल दूरी समय में मैं कह देता हूँ कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, कब, जब दूरियां बराबर होती हैं तब। तो व्युत्क्रमानुपात का ही इस्तेमाल करके हम सवालों को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं व्युत्क्रमानुपात, जैसे हमने कह दिया 2 संबंधित 3, 2 संबंधित 3 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका उल्टा कर दें तो कितना होगा 3 संबंधी कितना 2, 3 संबंधी कितना 2। ठीक, हम कहते हैं 2 संबंधी 3 संबंधी कितना 4। अब यहाँ पे कितनी राशियाँ आ गई, तो आप कहेंगे यहाँ से कितनी राशियाँ आएंगी, 3 राशियाँ होंगी, तो इसको हम बाकायदे जैसे हम बेसिक से करते हैं वैसे करेंगे। ठीक, तो 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 कितना 3, और 4 का उल्टा क्या होगा, तो कितना कहेंगे 1/4। ठीक है, वहाँ क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में 2 राशियाँ थी, तो उनके स्थान हमने आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। ठीक, स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिए तो कितना हो गया 2 संबंधित 3 था तो 3 संबंधित 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे 3 राशियाँ आ गई, तो इनके स्थानों को हम आपस में चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, और 4 का उल्टा क्या होगा 1/4। ठीक, यही अनुपात इनके बीच में होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं रखते हैं, अगर अनुपात भिन्न में आता तो उसको सरल भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं। तो सरल भिन्न में कैसे बदलें, तो कल आपने जो क्लास पढ़ी थी कि अनुपात अगर भिन्न में आ जाए तो उसको सरल भिन्न में बदलने के लिए उनके एलसीएम से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 के एलसीएम से हम गुणा करेंगे सब में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, तो 12 से गुणा इसमें होगा, 12 से गुणा इसमें होगा, और 12 से गुणा इसमें होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा कितना 6, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 चौको कितना 12, और ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 4 3 कितना 12। तो 2 3 4 का जो विलोमानुपात होगा 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का, उससे 6 संबंधित 4 संबंधित 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 संबंधित 4 संबंधित कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आध और कैसे इसको बना सकते हैं। ये हुआ पहला मेथड, विलोमानुपात निकालने का, ये हुआ पहला मेथड, हम उसको उल्टा कर दिए। ठीक, उल्टा करके उसके एलसीएम। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड अगर हम तैयार करने की बात करें तो 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का हमें निकालना है क्या, का विलोमानुपात। ठीक है, पीछे देखा आपने, बिल्कुल उस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको और कैसे दूसरे सेकंड कौन से तरीके से हम कर सकते हैं, सेकंड मेथड देखें, इसको समझें। सेकंड मेथड से हम क्या करेंगे, चीज़ों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं बोर्ड पर बता नहीं सकता।
ठीक है। बोर्ड पे जैसे यहाँ पे हाथ से छुपाने वाली बात होती है, हाथ से छुपाया, यहाँ पहले मैंने 2 को छुपाया, ठीक है। तो 2 को आप अपने स्क्रीन पे छुपाइए, मैं अपने स्क्रीन पे छुपा रहा हूँ लेकिन स्क्रीन में वो आ नहीं रहा है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं। जैसे छुपाने की बात करें तो ऐसे हमने छुपा दिया इसको, ये मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। जब 2 को मैंने हाइड कर दिया तो क्या बच गया, 3 और 4, क्या बच गया, तो आप कहेंगे 3 और 4, 2 को हाइड करने पे 3 और 4 बच रहा है, दोनों का गुणा कर लें, ठीक है। तो 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो लिखते हैं 3 कितना 4 संबंध है। अब हमने किसको छुपाया, अब कहेंगे बी को अगर लिखना है तो बी को छुपा दीजिए, बी का मतलब 3 को छुपा देते तो क्या लिखेंगे 2 कितना 4 संबंध है। अब हमें सी को लिखना है, तो सी को लिखना है तो सी की जगह क्या बैठा है 4। अब हमने 4 को छुपाया तो हमें क्या दिख रहा है, उंगली रख के अपने स्क्रीन पे छिपाइए तो क्या बचा दिखा, तो आपको कहेंगे 2 और कितना बचा दिख गया 3। इसका मतलब ये इसका क्या है, विलोमानुपात है, ठीक है। अब क्या ये इसमें कुछ कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है, कुछ चीज़ें इसमें से हम कटा भी सकते हैं। तो देख रहे हैं 2 से सारे अनुपात क्या हो जाए, कट जा रहे हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना कितना 4, तो कितना होगा 3 दूना के 6 और 2 दूना के कितना 4, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 एकम कितना 3, मतलब इनके बीच जो विलोमानुपात होगा 6 संबंधे 4 संबंधे कितने का होगा, तो आप कहेंगे 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का, ठीक है। विलोमानुपात आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आगे सवालों में और इसको मैं एलुब्रेट करने का प्रयास करूंगा, तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथिली आशीष सर। चलिए आगे देखते हैं और कौन अनुपात होता है। तो एक अनुपात होता है क्या, मिश्रित अनुपात। एक अनुपात क्या होगा, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे हमने कई सारे अनुपात लिखे, जैसे ए संबंधे बी हमने लिखा, ठीक, और आगे लिखा सी संबंधे डी, और आगे लिखा ई संबंधे एफ। ए संबंधे बी हमने लिखा, सी संबंधे डी हमने लिखा, और ई संबंधे हमने क्या लिखा, एफ लिखा। अब पूछा जाए कि इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि रिलेटेड टर्म का रिलेटेड टर्म से गुणा कर लेना है। रिलेटेड टर्म मतलब देखते हैं क्या क्या समझें। जैसे इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद ए है, इसका पहला पद क्या है बी है, इसका पहला पद क्या है ई है। इसका मतलब सारे के पहले पद का गुणा करके हम कहाँ लिखेंगे, पहले पद में। सारे पहली राशियों का गुणा करके हम कहाँ लिखेंगे, पहले पद में। इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, ए इंटू सी इंटू कितना ई, ये हुआ पहला पद, ठीक। अगला जो पद बचा इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। अगला सेकेंड टर्म बचा है बी, इसमें बचा कितना डी, और इसमें बचा कितना एफ। तो सारे सेकेंड टर्म का गुणा करके हम कहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड की जगह पे। तो क्या लिख सकते हैं, बी इंटू डी इंटू क्या एफ, बी इंटू डी इंटू क्या एफ। अब ये जो अनुपात बन के निकला इसको हम कहेंगे क्या, मिश्रित अनुपात। इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित अनुपात। मतलब रिलेटेड टर्मों का गुणा करके उसी स्थान पर लिखे जाना, इसके बाद जो अनुपात मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात। जैसे ए संबंधी बी में पहला पद क्या था ए, सी संबंधी डी में पहला पद क्या था सी, और ई संबंधी एफ में पहला पद क्या था ई। सारे पहले पदों को हमने गुणा किया तो ए संबंधी सी संबंधी ई, और इसको हमने लिखा एक नए अनुपात के पहले पद में। तो ये हुआ, ठीक। दूसरा, पहले अनुपात का दूसरा पद क्या है बी, दूसरे अनुपात का दूसरा पद क्या है डी, और तीसरे अनुपात का दूसरा पद क्या है एफ। तो अब इन अनुपातों को बी डी और एफ का अनुपात का दूसरे टर्मों का गुणा करके हमने दूसरे स्थान पर लिखा है। तो इसके बाद जो अनुपात बनकर तैयार हुआ तो क्या कहेंगे, ए संबंधी ई संबंध, ए संबंधी सी संबंधी ई, सॉरी ए इंटू सी इंटू ई संबंधे बी इंटू डी इंटू एफ। इनके बीच जो अनुपात निकल के आएगा ये होगा हमारा क्या, मिश्रित अनुपात, ठीक है। एग्जाम्पल से एक दो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कह दिया 1 संबंधे 2, 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 6 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। एग्जामिनेशन में पूछा का मिश्रित अनुपात, ठीक है। अब देखते हैं, तो आप रिलेटेड टर्म का गुणा करें तो पहले पद का गुणा पहले पद में किया तो 1 दूना 2, 2 पंजे कितना 10, पहला पद आ गया 10, ठीक। अगला
2 3 6 और 6 6 कितना 36, कितना 36। अब इनके बीच कितने का अनुपात है, तो इसको हम कटा भी सकते थे, तो कितना 5 संबंध कितना 18, 5 संबंध कितना 18। तो ये हमारा क्या हुआ, मिश्रित समानुपात हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है। जैसे हमने और लिख दिया 1 संबंध 2 संबंध 3 और 4 संबंध 5 संबंध 6 का मिश्रित अनुपात। बताइए क्या होगा। तो पहले पद का गुणा करके पहले पद में लिखना है, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। दूसरे पद का गुणा करके दूसरे पद में 5 दूना कितना 10, और तीसरे पद का गुणा करके तीसरे पद में, और 3 6 कितना 18। अब क्या ये कट रहा होगा, बिल्कुल कट रहा होगा। किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 2 से सबको कटा दीजिए। तो 2 से जब हमने कटाया तो 2 दूना के कितना 4, 2 पंजे कितना 10 और 2 नवा कितना 18। ये जो अनुपात मिलकर तैयार हुआ इसको हम ही कहते हैं क्या, मिश्रित अनुपात। तो आपने क्या देखा, अनुपात के प्रकार में आप देखा, पहला वर्गानुपात, दोनों का वर्ग कर देना है। घनानुपात, दोनों का घन कर देना है। घनमूलानुपात, रिलेटेड जो दिए होंगे उसका हमें क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। ठीक, घनमूलानुपात घनमूल निकाल देना है। विलोमानुपात उल्टा कर देना। अगर 2 राशियां हैं, ए संबंध बी है, तो इसका ठीक उल्टा कर दें, तो ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हमने किया। और 3 टर्म आ गए, तो 3 टर्म आ गए तो हमने क्या किया, सबका उल्टा किया। उल्टे करने के बाद हमें जो राशियां मिली वो भिन्न के रूप में, और कोई भी अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता, ये पिछली क्लास से हम पढ़ के आए हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, उनके लसा से गुणा कर दिया, और लसा से गुणा करने के बाद जो अनुपात मिला वो हमारा क्या है, विलोमानुपात। मिश्रित अनुपात, रिलेटेड टर्म का रिलेटेड टर्म में गुणा करके फिर रिलेटेड स्थान पे ही लिख देना, वो हमारा क्या बनता है, मिश्रित अनुपात। तो क्या इस पे सवाल पूछे जाते हैं बाबूजी? बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अब मैं आपको के प्रकार से सवालों को रूबरू कराऊंगा। जैसे पहला सवाल कह रहा, 3 जागर स्थान x से स्थान y तक दौड़ते हैं, उनकी गति के अनुपात में, उनकी गति 10 संबंधित 3 संबंधित 20 के अनुपात में है। इन जागर्स के गंतव्य स्थान तक पहुंचने का समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो जागर्स के समय पर पहुंचने का, जागर्स के गंतव्य स्थान तक पहुंचने का समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देख रहे हैं कि 3 जागर दौड़ रहे हैं, स्थान x से क्या, y। ठीक, तो तीनों को कहाँ से कहाँ दौड़ना है, तीनों दौड़ेंगे कहाँ, x से y की तरफ। x से y की तरफ पहला भी दौड़ा गया, x से y की तरफ दूसरा व्यक्ति भी दौड़ेगा, और x से y की तरफ क्या, तीसरा व्यक्ति भी क्या होगा, दौड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे d जो हमारा है, d सबके लिए क्या है, सेम। d मतलब डिस्टेंस जो है, सभी जितने भी जॉगर दौड़ते हैं सबके लिए हमारा d क्या है, सेम है। जब सबके लिए d सेम है तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे पीछे जब चाल दूरी आपने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार चाल दूरी समय का वीडियो जाके देखें। तो इस समय हमने क्या कहा था, जो स्पीड होती है, जो चाल होता है, वो समय का क्या होता है, उल्टा। जो चाल होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब चाल के बीच अगर रेशियो आपको दिया गया है और समय के बीच आपका रेशियो पूछ रहा है, तो उसका हम बिल्कुल क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, कैसे उल्टा करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो चाल में कितने कितने का, स्पीड में जो रेशियो दिया है स्पीड का, वो कितना है, 10 संबंधित 3 संबंधित कितने का, 20 का। ठीक, टाइम में कितने का रेशियो हो जाएगा, टाइम में कितने का रेशियो। कौन सा तरीका लगाया, मैंने 2 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका है इसको उल्टा करके, तो उल्टा करके पहले बनाते हैं, तो कितना होगा, 1/10, 1/3 और 1/ कितना, 20। ठीक, तो क्या अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब बिल्कुल नहीं दिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको सरल अनुपात में बदलिए। तो जब सरल अनुपात में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, तो हरों के लौसत से। तो आप देख रहे हैं 10, 3 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना, 60। इस तरह एलसीएम निकालना मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, और चीज़ें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी के लिए थोड़ा सा सब्र रखें। तो 60 हो जाएगा, तो अब कितना, इससे इसको कटाएंगे तो कितनी बार में, 6 संबंधे। इससे इसे घटाएंगे तो कितनी बार में, 20 संबंधे। ये कितनी बार में, सॉरी 20 से कितना, 60।
मतलब अब जो रेशियो होगा सबके बीच 6 संबंधे, इनके समय के बीच जो रेशियो होगा 6 संबंधे 20 संबंधे 3 का क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और इसको हम यहाँ से क्या होंगे? सही होंगे। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन पे भी आपको काम नहीं करना है। अभी आपको बेसिक तरीक़ा का यूज करना है और बेसिक तरीक़ों का आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, उसके बाद मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा कि एकदम एग्जामिनेशन में ऐसे सवालों को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, चीज़ें सबके लिए वही होती हैं, सबके लिए टफ़ ही होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक बच्चा तो 25 में 25 सवाल सही करके आता है और एक बच्चा 25 में कई 2, 5, 10 सवाल ही कर पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्ट्रेटजी में क्या है? अंतर है। दोनों के सोचने में क्या है? अंतर है। अगर आपने सोच में अंतर जनरेट कर लिया है, दूसरे बच्चों की अपेक्षा आप अच्छा सोच पाते हैं, तो आप सवालों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे? लगाएंगे। अब इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते थे? तो आपने क्या देखा? 10 संबंधे 3 संबंधे कितना था? 20। ये किस में रेशियो था? तो आप कहेंगे ये रेशियो था किस में? स्पीड में। जब ये रेशियो स्पीड में था तो टाइम में कितने का हो जाएगा? तो आप उल्टा करके भी लगा सकते थे। आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या बताया कि पहले वाले टर्म को अगर लिखना है तो 10 को उंगली से बंद कर दीजिए, बंद करिए कॉपी पे। तो बिल्कुल बंद करेंगे तो क्या बचा? 3 और 20 बचा, तो 20 से कितना हो जाएगा? 60। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 10 को जब आपने बंद किया तो कितना हो गया? 10 को तो 20 से कितना हो जाएगा? 60। तो आप कहेंगे 60 हो गया। अब हम कहें दूसरे टर्म को लिखना है तो इसको बंद कर दीजिए, तो 10 गुणे 20 हुआ कितना? 200। ठीक। अगर तीसरे टर्म को लिखा, तीसरे टर्म को बंद कर, 10 से कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, क्या अब ये किसी संख्याएं से कट जाएंगी? बिल्कुल कट जाएंगी। ये 1 1 0 सब में कट जाएगा। इसका मतलब अब जो सबके बीच रेशियो होगा 6 संबंधे 20 संबंधे कितने का? 3 का। यहाँ पे क्या एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो चीज़ों को एक तरीका एक लड़का पिछले वाले तरीके से करेगा, एक लड़का इस तरीके से करेगा, कौन सा जल्दी हो जाएगा? तो आप कहेंगे देख रहे हैं कहीं दूसरा वाला मेथड हमारे लिए क्या है? सही है। मेथड दोनों को जानना हमें ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को देख के, सवालों को देख के कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है, बस यही आपको सीखना है। ठीक है, चलते हैं आगे सवालों में। एक और सवाल इसके नीचे दिया गया था, इसको मैं कॉपी करके अगले पेज में ले आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जगह नहीं बचा है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए गड़बड़ हो गई थी, इसको मैंने सही कर दिया। चलिए, अब ये सवाल आपसे पूछा गया, 1/2 और 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? अब यहाँ पे क्या दिया गया है? पहले वर्गों, पहले आपसे सवाल में क्या कर दिया? वर्गों। उसके बाद क्या करा? व्युत्क्रम। इसका मतलब पहले हमें इसका वर्ग करना है, उसके बाद हमें इसका क्या करना है? व्युत्क्रम। कैसे व्युत्क्रम? मतलब विलोमानुपात या उल्टा। ठीक है, तो इसका वर्ग करें तो पहले इसको सही से लिखें तो कितना? 1/1/3 को हम कैसे लिख सकते? 1/1/2 को कैसे लिखेंगे? तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा में कितना लिख सकते हैं? 2। और ये इसको कितना हम लिख सकते हैं? 4 बटा में कितना? 3। 4 बटा में कितना लिख सकते हैं? 3। अब देखिएगा कैसे हम इसको लॉजिकली सही कर रहे हैं। ठीक, अगर इसको हम सिंप्लीफाइड कर दें, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे? सिंप्लीफाइड करने के लिए देख रहे हैं तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि 2 टर्म है तो तिर्यक गुणा करके हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। इसका गुणा हमने इधर कर दिया और इसका गुणा हमने इधर कर दिया। क्या इससे अनुपात पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया तो ये कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? 8। 4 दूना कितना? 8। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सिंप्लीफाइड किया है। अब इसका हमें क्या करना है? अब ये हमारा क्या? सिंप्लीफाइड रूप है। आप इसको कहेंगे क्या? सिंप्लीफाइड।
अभी हमने इस अनुपात में कुछ नहीं किया है, बस सवालों को अपने वे में क्या कर रहे हैं, ले आ रहे हैं। अपने हिसाब से सवालों को मैंने क्या किया, सेट किया। तो 3 का गुणा हमने 3 में किया 9 और 2 का गुणा 8 में किया, 2 चौको कितना 8। अभी हमने सवाल को सिंप्लीफाइड किया है, ना तो वर्ग किया ना तो व्युत्क्रम किया है। ठीक, वर्ग अगर कहें, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वर्ग करें तो वर्गानुपात अगर निकालें तो 9 9 जा कितना होगा 81 और 8 8 कितना होगा 64। अब आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, मतलब पहली वाली चीज़ आपने कर दी, पहली वाली चीज़ आपने क्या कर दी, कर दी। अब करें व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात कैसे निकालते हैं, 81 संबंधित 64 आ गया वर्ग करने के बाद। तो हमने कहा जब दो ही राशियां हैं तो दोनों के स्थान एक दूसरे को चेंज करने होंगे, और तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब कितना आएगा, 64 संबंधित कितना है 81। अब इसको हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, यहाँ पे लिख लेंगे उल्टा हमने कर दिया है। अब सवाल का आंसर बिल्कुल हमारा सही बन रहा होगा। तो हमारा सवाल का आंसर क्या है, तो आप सवाल में जो ऑप्शन ए है, चीख के कह रहा है कि मैं ही आंसर हूँ, तो ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। मतलब 64 संबंधित 81 हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवालों में। अब करा है कि x संबंधे वाई जेड, वाई संबंधे जेड एक्स और जेड संबंधे एक्स वाई अनुपातों के व्युत्क्रमों, अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात पहले हम लिख लेते हैं। अनुपात क्या क्या दिया है भाई, तो x संबंधे वाई जेड, ठीक, y संबंधे जेड एक्स और z संबंधे एक्स वाई। ठीक, पहला हमें क्या करना है, पहला कुछ नहीं, जैसे दिया गया वैसे करना है। अनुपातों के व्युत्क्रमी, व्युत्क्रम करना उल्टा, उल्टा का मतलब दो दो टर्म है, सबके स्थान को हम एक दूसरे का क्या करें, इंटरचेंज कर दें। तो इंटरचेंज जब करेंगे व्युत्क्रम अनुपात में निकालते समय, इसका मतलब ये कितना होगा, वाई जेड संबंधे एक्स, इसी तरह जेड एक्स संबंधे क्या, वाई, और इसी तरह एक्स वाई संबंधे क्या, जेड। ये हमने क्या कर दिया, उल्टा। एक बटा उस तरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो टर्म दिए हैं तो बस उनके स्थानों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात हो जाता है। ठीक, अब हमने व्युत्क्रम कर लिया का मिश्रित अनुपात, मिश्र अनुपात। अब हमको मिश्र अनुपात निकाला। मिश्र अनुपात में हमने क्या परिभाषा पढ़ा, रिलेटेड टर्म का रिलेटेड टर्म से गुणा करना है। तो इन सारी चीज़ों का पहले वाले टर्मों का गुणा कर देंगे। तो पहले वाले जब टर्मों का गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर इस टू वाई स्क्वायर इस टू क्या, जेड स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इस टू वाई स्क्वायर इस टू क्या है, जेड स्क्वायर। अब इसका अगर हम गुणा करें दूसरे वाले टर्म का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं इसको मिटाता हूँ। ये वाई हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही हुआ। और यहाँ पे कितना होगा, सेकेंड वाले टर्म में जो होगा वो कितना होगा, एक्स वाई क्या है, जेड। ठीक है, अब देख रहे हैं एक्स वाई जेड से एक एक्स वाई जेड पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे बच रहा होगा जो आंसर वो कितना होगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई जेड संबंधे एक, एक्स वाई जेड संबंधे क्या एक। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हमें उत्तर में नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर क्या है, सही है। ठीक, अगर इसको कहता है थोड़ा सा और कर देता और आगे बढ़ा देता, मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम क्या होगा, फिर क्या जाता है मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम क्या होगा, तो एक बार और व्युत्क्रम कर लेते। या फिर दो व्युत्क्रम अगर आ गए तो सवालों में कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक व्युत्क्रम और एक व्युत्क्रम सवालों को बिल्कुल क्या कर देगा, सवालों में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार व्युत्क्रम करेंगे फिर एक बार व्युत्क्रम करेंगे तो स्थान आपस में जो चेंज करे थे वो स्थान आपस में चेंज नहीं करेंगे। तो जब दो व्युत्क्रम आ जाएंगे तो स्थानों को चेंज करने की आवश्यकता क्या नहीं है। यहाँ पे एक व्युत्क्रम आया था तो हमने स्थान को पहले हमने क्या किया, दोनों का पहले सबका व्युत्क्रम किया, उल्टा किया। मतलब जब दो दो टर्म थे तो हमने क्या कर दिया, बस स्थान चेंज। उसके बाद मिश्र अनुपात याद करना था। मिश्र अनुपात का मतलब रिलेटेड टर्म का रिलेटेड टर्म से क्या गुणा, तो पहले अनुपात का पहले पद का गुणा पहले पद में, दूसरे अनुपात का गुणा दूसरे पद में करके हमने लिख दिया। तो अब जो उत्तर आ गया एक्स संबंधे वाई संबंधे जेड, यही हमारा क्या है, मिश्र अनुपात है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अगर नहीं इस वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में देखें और कमेंट करें। ठीक है, चीज़ों को आपको मैं बिल्कुल सलीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, एक चीज़ ये वीडियो में आपके लिए नहीं है कि आप टेलीग्राम पे चैनल बनाए मैथिली आशीष सर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। उस चैनल को आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, तो जो ये सारे सवाल आप पढ़ रहे हैं, इन सारे सवालों की हैंड रिटन नोट्स, जो ये सारे सवाल पढ़ रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स एज इट इज़ उस ग्रुप में क्या कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। तो आपने अनुपात के कितने प्रकार पढ़ा, तो आपने देखा अनुपात कितने प्रकार के पढ़ा आपने। तो अभी अनुपात के प्रकार में वर्गानुपात पढ़ा, घनानुपात पढ़ा, वर्गमूलानुपात पढ़ा, घनमूलानुपात पढ़ा, विलोमानुपात पढ़ा, और क्या आपने क्या पढ़ा, मिश्रित अनुपात पढ़ा। मतलब 6 अनुपात आपने पढ़ लिए। क्या और भी अनुपात होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, और अनुपातों से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ। चलिए, ठीक है, और अनुपात क्या होते हैं, जैसे इसको मैं समझने का। अब अगला अनुपात होता है क्या, समानुपात। अगला अनुपात क्या कहते हैं, समानुपात, या इंग्लिश में कहें तो क्या, प्रोपोर्शन। इंग्लिश में कहें तो क्या, प्रोपोर्शन। ठीक, नाम में ही इसके सब कुछ रखा हुआ है। अगर नाम का देखें तो 2 टर्म यहाँ से आपको मिल रहे हैं। एक तो होगा क्या, समान, और एक क्या होता है, अनुपात। एक क्या होगा, समान, एक क्या होगा, अनुपात। समान का मतलब आप कह सकते हैं क्या, बराबर। समान का मतलब क्या है, बराबर। ठीक है, इसका मतलब जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएं, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो इसको हम कहते हैं क्या, समानुपात। ठीक है, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएं तब हम इसको क्या कहते हैं, समानुपात। ठीक, जैसे इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने कह दिया, एक अनुपात हमारे हिसाब से, एक अनुपात मैंने बनाया ए संबंधी बी, ए संबंधी बी बराबर, और दूसरा अनुपात बनाया हमने सी संबंधी डी। ठीक, एक अनुपात हमने बनाया ए संबंधी बी, और दूसरा अनुपात बनाया हमने ए संबंधी बी, दूसरा अनुपात हमने बनाया क्या, सी संबंधी डी। दोनों अनुपात हम देख रहे हैं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। ठीक, तो ये बराबर का जो चिन्ह है, ठीक, इसके स्थान पे हम एक और चिन्ह का, इसके स्थान पे हम समानुपात का चिन्ह का यूज करते हैं। होता तो वो भी बराबर ही है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हम इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको बराबर को मिटा के हम इसको क्या लिखते हैं, समानुपात चिन्ह लगा देते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ये भी बराबर का ही लगभग चिन्ह है। ठीक है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जब दोनों अनुपात आपस में बराबर ही हैं तो इस अनुपात को हम भिन्न के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं मिटाता हूँ। पहले ये अनुपात क्या है, तो इस अनुपात का नाम हम क्या कहेंगे, ये होगा क्या, प्रथम पद। ये हमारा अनुपात का कौन सा पद है, प्रथम पद, या इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म। ठीक, हम बाएं से दाहिनी तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये कब पड़ा, दूसरे पद में। ठीक, दूसरे, तो इसको हम कहते हैं क्या, द्वितीय पद। इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय पद। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे तीसरी बार में पढ़ा तो ये होता है क्या, तृतीय पद। तृतीय पद, और एक किस बार में पढ़ा तो आप कहेंगे चौथे बार में, इसको हम कहेंगे क्या, चतुर्थ पद। ठीक, बाएं से दाहिने जब हम बढ़ते गए तो जो पहली बार में पढ़ा उसको हमने क्या कहा, प्रथम पद, और दूसरे बार में जो पढ़ा उसको हमने कहा द्वितीय पद, तीसरे बार में पढ़ा जो उसको हम कहे तृतीय पद, और चौथे बार में जो पढ़ा उसको हमने क्या कह दिया, क्या क्या, तो उसको हम कहते चतुर्थ पद। और ये जो चिन्ह था इसको हमने क्या नाम दे दिया, तो इसको हमने नाम दिया क्या, समानुपातिक चिन्ह। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समानुपातिक चिन्ह। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ।
ठीक है। अब इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और क्या चतुर्थ पद, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, प्रथमानुपाती, बी को हम कह सकते हैं द्वितीयानुपाती, और सी को हम क्या कह सकते हैं, तृतीयानुपाती। ठीक है, ऐसे भी हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या रूल लगा सकते हैं, तो इसको हम मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब तो पेज आगे बढ़ भी नहीं सकता, तो मैं पीछे जब जो सवाल पढ़ाए गए थे उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि पेज की संख्या हमारी कम हो गई है। चलिए बस काफ़ी है। ठीक, तो आपने क्या देखा, ठीक, पहले वाले को प्रथमानुपाती, दूसरे वाले को द्वितीयानुपाती, तीसरे वाले क्या तृतीयानुपाती, चौथे वाले को चतुर्थानुपाती भी कह सकते हैं। तो ए संबंधी बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ए संबंधी बी को भिन्न के रूप में अगर लिखना है तो ए बाई बी लिख सकते हैं। समानुपाती के चिन्ह को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर समानुपाती चिन्ह दोनों बराबर होते हैं। और सी संबंधी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बटा डी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपने यहाँ से क्या देखा कि दोनों का अगर त्रिक मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इंटू क्या डी, ए इंटू डी बराबर क्या होगा, बी इंटू क्या सी, बी इंटू क्या सी, ए इंटू डी बराबर क्या होगा, बी इंटू क्या सी। ठीक है, अब ए इंटू डी को और किस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे अब फिर से उसी अनुपात को मैं एक और नाम से रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे उस अनुपात को मैं फिर से लिखता हूँ, ए संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे क्या डी। ठीक, तो अब इसको हम देखें कि ये दोनों साइड से किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे क्या बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं क्या बाह्य पद, या इंग्लिश में कहें तो क्या एक्सटर्नल टर्म। ये हमारे क्या है, बाह्य पद हैं। और अंदर की तरफ कौन पद है, तो बी इंटू क्या सी, बी और सी क्या इंटरनल टर्म है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं क्या मध्य पद। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों तरफ से बाहर दिशा में थे उसको हमने क्या कहा, बाह्य पद, जो दोनों तरफ से बीच दिशा था इसको हमने क्या कह मध्य पद। ठीक है, तो ये रेशियो आपके लिए बिल्कुल कामगर है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए इंटू डी को हम ए और डी को क्या लिख लें, बाह्य पद, तो बाह्य पद लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर किसके है, तो आप कहेंगे मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे सवालों में अब इसका यूज कैसे करते हैं फिर से एक बार देख लें। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। और इस तरह अगर बाईं से दाहिनी तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो ए पहले पढ़ा तो इसको प्रथम पद या प्रथमानुपाती, बी दूसरी बार में पढ़ा तो इसको द्वितीय पद या द्वितीयानुपाती, सी तीसरी बार में पढ़ा तो इसको तृतीय पद या तृतीयानुपाती कहते हैं, तो इसको चतुर्थ पद या चतुर्थानुपाती कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने इसको और एलोबरेट करने की कोशिश किया तो हमने क्या देखा, ए इंटू डी बराबर जो आया वो बी इंटू सी के बराबर है। ये इसका मतलब ए इंटू डी क्या है, बाह्य पद है, मतलब बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए आज की वीडियो को मैं बस यहीं तक रोकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा और इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसको मैं कल आपको कराने का प्रयास करूँगा। देखिए बिल्कुल आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आ रही है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो एक
ऐसे बच्चे के लिए नहीं बना रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक ऐसे बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करना अभी शुरू कर रहा है। तो एकदम चीज़ों को एकदम बारीकी से समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को जब आप समझेंगे तो हर एक सवाल को आप एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे और क्या करेंगे, सोच पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके आगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन का घंटा ज़रूर बजा दीजिएगा। और बाकी कुछ वीडियो में पसंद आया हो या फिर कोई शिकायत करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, ग्रेट डे, हैव ए गुड नाइट।